महात्मा गांधी ही हैं जो किसी भी समस्या का निदान है। महिलाओं ने बहुत केंद्रीय भूमिका निभाई। इतिहास में आपको कम मिलेगा क्योंकि इतिहास पुरुषों ने लिखा। आप मुझे बिहार से बाहर कर सकती हैं, बिहार को मुझसे बाहर नहीं कर सकती। महिलाओं के ऊपर इतना प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का, बहुत ज्यादा करेंगी तभी जाके उनका कोई रिकॉग्निशन होगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, हाँ, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। वादा है आपसे कि आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जो नारी शक्ति का वाकई में स्वरूप है। मैं बात कर रही हूं 1990 बैच की एमपी कैडर की सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर की। मेरे साथ मौजूद है मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और देखिए, ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इंटरनेट से निकाली है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल है वो थोड़ी पुरानी है, बासी है, लेकिन हम आपसे बातचीत करके आपका ताज़ा हाल जानना चाहते हैं, आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी जानना चाहते हैं। हाँ, ऐसी कोई बहुत विशेष कहानी नहीं है मेरी, लेकिन आपसे बातचीत करने में अच्छा लग रहा है। ये आपका बड़प्पन है। आपकी कहानी के किस्से इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैंने पढ़े भी हैं और कोशिश करूंगी कि इंटरनेट से थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ। तो हम चलते चलते बातचीत करते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्रोफेशनल पर्सनल कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती आपका, तो शुरुआत तो प्रोफेशनल से करूँगी, क्योंकि पुलिस ये वो शब्द है जब छोटे बच्चे कुछ शैतानी करते हैं या सोते नहीं हैं या खाना नहीं खाते टाइम पे, तो बोलते हैं नहीं मम्मी यूज़ करती है, नहीं खाना खा लो नहीं तो पुलिस अंकल आ जाएंगे। तो ऐसे प्रोफेशन की तरफ आप किस तरीके से आकर्षित हुई? पुलिस की तरफ तो मैं कोई आकर्षित नहीं हुई जी। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, हाँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वहाँ हमारा नेशनल पास टाइम हमारी पीढ़ी में हुआ करता था सिविल सर्विसेज देना। तो मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया। उसके बाद आपका जो रैंक पोजीशन होती है उस हिसाब से सर्विस अलॉट होता है, हाँ। तो उस हिसाब से मुझे पुलिस आईपीएस अलॉट हो गया। कोई आईपीएस में मैं आऊँगी ऐसी किसी इच्छा से नहीं आई थी। हाँ, ये ज़रूर था कि आपको अपने इस जीवन का उपयोग समाज के निमित्त करना चाहिए। मैंने उसी समय जेआरएफ भी हो गया था मेरा, तो मैं हो सकता है रिसर्च करके और पढ़ाने लग जाती। वो भी मेरे लिए एक ऑप्शन था। अगर मुझे यहाँ नहीं होता तो मैं वहाँ चली जाती। दोबारा ट्राई नहीं करती? कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। कोई इंटरेस्ट नहीं? जी नहीं जी। पुलिस लाइन में आप आ गई। अगर बात करूं आपका, अब तो रिटायरमेंट भी हो गया है, अब तो सुकून की ज़िंदगी जीती है, लेकिन वो ज़िंदगी और पोस्ट रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी अंतर क्या है? देखिए, पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि सुकून की मेरी ज़िंदगी नहीं है। नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा होता है, बिल्कुल, जो भी व्यक्ति सोचता है कि वह सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए, अपने खाने पीने, अपनी सुख सुविधा के लिए ही जी रहा है, उसको कभी सुकून मिलता होगा। हाँ। लेकिन जो व्यक्ति भी किसी भी दूसरे को देख करके परेशान हो जाता है, जिसको ये लगता है कि मेरा दायरा पूरी दुनिया है, हाँ। तो फिर वो उसके लिए सुकून नहीं होता। मैं अपने काम को पहले भी करती रही। जब मैं आईपीएस अफसर के रूप में पुलिस में प्रशासन का कार्य करती रही, तभी भी मैंने वही जीवन जिया और अभी भी वही जीवन जी रही हूँ। मैं कोई भी विशेष अंतर नहीं है सिवाय इसके कि मुझे दफ्तर नहीं जाना है सरकारी। महात्मा गांधी ने ये दिखाया कि समाज के जो निदान है समस्याओं के, वो समाज के पास ही है। आपने बात की महात्मा गांधी की, आइडियल मानती है उनको? आइडियल मानना अलग बात है। आइडियल तो मैं अपनी नानी को मानती हूँ, जो कि महात्मा गांधी की शिष्या थी। महात्मा गांधी आइडियल नहीं है, महात्मा गांधी ही है जो किसी भी समस्या का निदान है। आज पूरी दुनिया में लोग एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं और अहिंसा की बात करते हैं। हर तरह की बातें हो रही हैं। हर कुछ महात्मा गांधी से उद्भूत है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, है ना, हाँ। पर पीड़न सम नहीं अधमाई, और इसके सबसे बड़े उदाहरण वही। बिल्कुल। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने, और अब दुनिया के लिए बिल्कुल एक लाइट हाउस है। बिल्कुल, दुनिया भारत को महात्मा गांधी के नाम से जानती है, पहचानती है। हाँ। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी वाले देश से हो, हाँ, अगर आप जाओगे विदेश में। अच्छा, आप अक्सर बात करती हैं महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की, तो उन दोनों के रिश्ते में आपने क्या ऐसी खास बात जानी, पहचानी?
देखिए, मैं बहुत सही बात करती हूँ, यहाँ ही नहीं दुनिया भर में जा जा के उनके बारे में बात करती हूँ। बिल्कुल। तो मैं जो सबसे सुंदर बात उनमें लगी कि एक तो दोनों एक ही उम्र के थे, समकालीन थे। कस्तूरबा 6 महीने बड़ी थी उनसे, और बचपन में सगाई हो गई 6-6.5 साल की उम्र में, और 12-13 साल की उम्र में शादी हो गई। बापू 12.5 साल के थे और बा 13 साल की थी। तो जो टीनेजर्स के साथ में जब रहते हैं तो वो सिर्फ पति पत्नी नहीं हो सकते, वो मित्र भी हो जाएंगे। तो वो जो सौंदर्य है उनके रिश्ते का, वो ये है कि वो साथी हैं। और साथी होने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के गुरु भी हैं, एक दूसरे के शिष्य भी हैं, एक दूसरे से ही लड़ते हैं और एक दूसरे से ही प्रेम करते हैं। उनका ऐसा रिश्ता वैसा ही सालों पहले था। आज की अगर हम बात करें तो मेन एंड वुमेन इक्वलिटी का स्ट्रगल जो है आज भी जारी है। जरूर। यही वजह है कि हमें वुमेन रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, हमें इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कितना मानती हैं इस चीज़ को कि क्या आज भी औरत के लिए स्ट्रगल है इस समाज में? बहुत है। अभी तो शुरू ही हुआ है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये कई बार कहती हूँ कि कुछ ऐसा विचित्र हुआ हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, और ये 1857 से मान के चलिए, जब लक्ष्मीबाई या झलकारी बाई या ऐसी कई सारी अवंती बाई महिलाएं सामने आईं और लड़ी। हमारी आज़ादी की लड़ाई जो शुरुआती दौर की थी 1857 और उससे पहले की बात से, तो वो कुछ ऐसा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े होने में कि स्त्रियां पुरुषों के साथ ही नहीं, कई बार उनसे आगे चल के उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। और कुछ ऐसा हुआ कि गांधी हत्या के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे वो दरवाजे बंद हो गए। महिलाओं ने बहुत केंद्रीय भूमिका निभाई। इतिहास में आपको कम मिलेगा, क्योंकि इतिहास पुरुषों ने लिखा, बहुत कम महिलाओं ने पेट्रियार्की रही है, बहुत कम लिखा। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए आज के ज़माने में आपको वो संघर्ष फिर से करना पड़ रहा है जो संघर्ष उस वक्त नहीं करना पड़ा। आप फिल्मों का शौक रखती हैं? जरूर। कौन सी फेवरेट फिल्म है आपकी? बहुत सारी हैं, क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। एक दो तो बता दीजिए। देखो, मुझे नई पुरानी क्या कौन सी बताऊं भाई, इतनी सारी हैं। एकदम लेटेस्ट जो आपने देखी। देखो, मुझे वैसे मजेदार फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो मुझे जाने भी दो यारो बहुत पसंद है। वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मतलब अगर तुम कहो तो वो सबसे ज्यादा। लेकिन इस बीच में जो मैंने फिल्में देखी हैं, मुझे थोड़ी हिस्टोरिकल्स भी पसंद है। तो मुझे पीरियड ड्रामास, तो मैंने तमिल फिल्म देखी पोनियन सेल्वन, वो मुझे पोनियन सेल्वन मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। अच्छा, मैं और OTT वेब सीरीज का आजकल तो चलन चल पड़ा है, वो तो मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि समय भी नहीं रहता उसमें। एक्चुअली क्या होता है, कई सीरीज रहती हैं, तो वो कम देखती हूँ। वो कुछ देख लेती हूँ, जैसे पंचायत देखी आपने? मेरा सवाल उसी में से वेरी पारिवारिक और लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को भी सीधा अटैक करती है, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से। प्रधान जी जो हैं, प्रधान जी कहने को महिला है, लेकिन उनके पति जो हैं वो सब कुछ देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी वो व्यवस्था है। तो ऐसा है ना कि हम लोगों ने एक बार बहुत पहले जब हम एसपी हुआ करते थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि सर, हम एसपी लोगों से बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा, तुम एसपी हो, कौन से एसपी से परेशान हो? तो हमने कहा, सरपंच पति। असल में ये तो समस्या, देखिए, ये इसलिए समस्या है क्योंकि समाज के अंदर स्त्रियों को स्वयं के बारे में अच्छा सोचने के लिए नहीं कहा जाता। आपका अब तो खैर थैंकफुली लड़के भी थोड़ा अपने अपीयरेंस पे ध्यान देने लगे हैं, लेकिन युगों से आप अपनी माँ से, दादी से, नानी से बात कीजिए, उनका अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी है स्त्रियों का। तो लड़की कितनी भी बुद्धिमान होगी, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्यों ना होगी, वो बहुत बड़ी फिलोसोफर क्यों ना होगी, वो मैथमेटिशियन क्यों ना होगी, वो सितार की बहुत अच्छी सितार वादक क्यों ना होगी, ये सारी योग्यताएं उसकी शून्य हो जाती हैं उसके दिखने पर कि वो कैसी दिखती है। उसको सुबह ही कोई बोल दे कि तुम्हारे चेहरे पे दाना कैसे निकल गया, उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। उनको बस ब्यूटी तक सीमित कर दिया। ऐड आया करता था, है ना? इतने सालों बाद में आप एक्नॉलेज कर रहे हो, तब तक लेकिन आपने कितने लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत नुकसान कर दिया। नुकसान हो गया। नुकसान की भरपाई होने में और ज्यादा साल लग जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था तो है। आपने माँ का जिक्र किया, आपकी माँ के साथ कैसा रिश्ता था? अपनी दृष्टि से कहूँगी कि वो मेरी सबसे अच्छे दोस्तों में से थी।
मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ चारों तरफ हरियाली हरियाली है। वैसे तो भोपाल में हरियाली बहुत है, मैंने एक चीज आके देखी है, लेकिन चारों तरफ हरियाली है, इसमें आपका कितना योगदान है? करती है थोड़ा प्लांटेशन और इन सब का शौक? मुझे बगीचा, हाँ जी हाँ, मैं किसान हूँ। मैं ये सोचती हूँ, माली नहीं हूँ लेकिन किसान हूँ, तो मुझे थोड़ा सब्जियाँ उगाना ज़्यादा पसंद है। तो पीछे सब्जियाँ वगैरह मैंने जहाँ जगह थोड़ी मिलती है तो मैं सब्जी उगा लेती हूँ, नहीं तो गमले वमलों में भी उगाना पसंद है। और अब ये देसी गुलाब तो यूँ ठंड में खिलने चाहिए। अब यहाँ ये भोपाल है, यहाँ गुलाब जो है हर मौसम में खिल जाते हैं। तो मैं कभी कभी कहती हूँ कि भोपाल का नाम पाटलिपुत्र होना चाहिए, क्योंकि गुलाब को पाटल कहते हैं संस्कृत में। तो इतना पाटल उग जाता है यहाँ। यूँ गुलाबों को लेके लो आप कहीं और जाए तो आपको अपने बिहार को यहाँ पे भी, भोपाल में भी लाना है। आप मुझे बिहार से, आप मुझे बिहार से बाहर कर सकती हैं, बिहार को मुझसे बाहर नहीं कर सकती। क्या बात है। क्योंकि ये नारी शक्ति है, तो मैं उन मुद्दों पर भी फोकस करना चाहती हूँ जो एक्चुअल में समाज में आज भी हो रहा है। देखिए, महिलाएं आ रही हैं, आगे आ रही हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स कर रही हैं और सरकारी जॉब्स कर रही हैं, सभी तरीके की जॉब्स कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उन्हें बराबरी तक पहुंचने में अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आप रही हैं, पुलिस अधिकारी रही हैं, सीनियर पुलिस अधिकारी रही हैं, तो कभी भी ऐसा कोई देखा हो आपने या आपने महसूस किया हो, नहीं मेरे साथ इसीलिए पार्शियलिटी हो रही है, इस केस पे मुझे इसीलिए नहीं असाइन किया जा रहा है क्योंकि मैं एक महिला हूँ? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं तो आईपीएस में थी ना। तो आईपीएस में होने से क्या होता है कि वो आपको पदेन बहुत से फायदे होते हैं। एक बहुत बड़ा विभाग है जिसमें महिला कांस्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डीवाईएसपीस हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जितनी हायरार्की में आप नीचे चलती जाएंगी, उतना भयंकर संघर्ष और कष्ट बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। और ये कई बार तो स्थिति बिल्कुल नारकीय है। और मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों की बहुत ही आदर्श स्थिति है, क्योंकि हायरार्किकल किसी भी व्यवस्था में जो हायरार्की में सबसे नीचे रहता है उसको सबसे ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। तो कांस्टेबल पुरुष और स्त्री दोनों को झेलना पड़ता है। स्त्री को अधिक झेलना पड़ता है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। कांस्टेबल्स की हालत ये है कि अब जैसे कोई वीआईपी विजिट हुई, कोई मेला हुआ, कोई त्योहार हुआ, उसकी ड्यूटी आपने लगा दी। वो बाथरूम कैसे जाएगी, वो नहाएगी कैसे, उसके घर में बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, उसकी कौन देखभाल करेगा, ये कोई सपोर्ट सिस्टम एक्चुअली में नहीं है। तो हमने बहुत सारी महिलाओं के साथ चर्चा की और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम यहाँ प्रशासन शाखा में थे तो ये बात जाकर हमने हमारे तत्कालीन डीजीपी महोदय को बताई। वो ऋषि शुक्ला साहब डीजीपी थे और उन्होंने कहा कि तुम करो जो करना चाहती हो। हमने कहा मैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करना चाहती हूँ और जितनी लड़कियां हैं उनको मैं ऐसे पदों पे देना चाहती हूँ जहाँ पर कि जिसको कि बाकी लोग बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। उन्होंने कहा ठीक है करो। तो जिन लड़कियों को ऐसे किन्हीं को बच्चा होने वाला था या कोई बहुत बड़ी चैलेंज थी, उनको छोड़कर बाकी सभी लड़कियों को हम लोगों ने ऐसी पोस्टिंग्स दी जहाँ कारगर रूप से वो काम कर सकते थे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। महिलाओं के ऊपर इतना प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का कि जैसे कि लगता है कि उनको पुरुषों से बेहतर करेंगी, बहुत ज्यादा करेंगी, तभी जाके उनका कोई रिकॉग्निशन होगा। बिल्कुल। अब ये मुझे लगता है कि बहुत अन्याय है। हमारा कहना है कि आप बेस्ट एफर्ट डालो, बेस्ट एफर्ट सबको डालना चाहिए, लेकिन आप किसी प्रतियोगिता में मत शामिल हो। प्रतियोगिता की जगह सहयोगिता, यही जीवन का मूल है। हम घर में सहयोग करने, बचपन से ही सहयोग करने लग जाते हैं। माँ का करने लग जाते हैं, भाई को करने लग जाते हैं, बहनों से करने लग, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं। ऐसे बाय डिफॉल्ट हम सहयोगी हैं। बिल्कुल। तो हम अपनी सहयोगिता और सौम्यता को क्यों छोड़ें? एक बड़ी समस्या ये है कि महिलाएं अपने महिलापन को, अपने स्त्रीत्व को साइडलाइन कर देती हैं। बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी एसेट है, बहुत बड़ी एसेट है। पर लगातार जो हैं आवाज़ छेड़े रहती हैं जेंडर मेन स्ट्रीमिंग के लिए, लेकिन आप बोल रहे हैं कि महिलाओं में संवेदनशीलता रहती है। ये संवेदनशीलता आपके किसी ऐसे पर्टिकुलर केस में बहुत काम आई हो जो आपको याद हो? हर केस में, मतलब मेरे पूरे करियर में जो मुझे, मैं हमेशा, आप इसके लिए मुझे कहने से अच्छा होगा उन लोगों से बात करना जिनके साथ मैंने काम किया है। क्योंकि वो आपको बताएंगे कि मुझे हमेशा लगता है कि उसका दुख जो है वो मुझे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मुझ जैसी सुविधाओं में ना तो पली है और ना ही मुझ जैसी सुविधाओं में जी रही है। बिल्कुल। तो कभी इस संवेदनशीलता ने, इस इमोशनल अप्रोच ने आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच को सैबोटेज किया? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य इमोशनल होके ही जीता है।
हमारे पास 2 लड़कियां एसपी रही यहाँ इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जी। तो उनसे हमने चर्चा की कि ये जो बच्चियां आती हैं कई नहीं आना चाहती हैं ट्रेनिंग में, इसके चलते उनकी सीनियरिटी पे असर पड़ता है। इन लोगों ने वहाँ पर लड़कियों के लिए एक, आप कभी जाएंगी इंदौर, आपको जाना चाहिए, जो ट्रेनी लड़कियां होती हैं उनके लिए उन्होंने एक क्रेश कम हॉस्टल बनाया, अलग हॉस्टल। अच्छा। तो जो कुंवारी बच्चियां हैं या जिनके बाल बच्चे नहीं हैं या बाल बच्चे बड़े हैं वो तो नॉर्मल ट्रेनिंग कर रही हैं, और इन लोगों को अलाउ किया कि आप अपने बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ आइए। अच्छा। और कोई एक महिला आपके परिवार की सदस्य, सास हो, बहन हो, माँ हो, जो भी आना चाहे उसके साथ आप बच्चे के साथ यहाँ रहिए। यू शुड सी दैट। उसका नाम है वात्सल्य। टॉप क्लास की वेपन्स ट्रेनिंग, टॉप क्लास की सारी फिजिकल ट्रेनिंग, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो क्यों किया? क्योंकि वो निश्चिंत थी कि बच्चा पास वो जो में है। चिंता थी वो कि परिवार और जिम्मेदारी की, वो थोड़ी कम कर दी इस प्रयास से। अच्छा, और भी चलते हैं, घर बहुत सुंदर है आपका, और भी ये देखेंगे। तो सरकारी है, मेरा थोड़ी। अरे है तो आपका, बड़ा बड़ा नाम लिखा है। हाँ, घर तो खूबसूरत, अब सरकारी है ये मत बोलना। है तो सरकारी, लेकिन तो मैं क्या लेकिन सजाया तो आपने अपनी पसंद से। अगर इस पेंटिंग की बात करें तो आप देखो, नाम लिखा है पेमा भाटिया। पेमा ये भाटिया बहुत जी। बड़े चित्रकार थे, भील और वहाँ के झाबुआ के। हाँ। तो उस समय हमारे वहाँ एसपी थे राजेश्वर प्रसाद सिंह। तो उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया कि वो अभी हैं गांव में। तो मैंने कहा अगर वो हमारे लिए बना देंगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर हमने रंग और कैनवस वगैरह उनको भेजा, और उन्होंने ये बनाया। तो ये इसको जीरोती बोलते हैं वो। अच्छा। पूरा ही जीवन है यहाँ। महिलाएं दिखेंगी जो पानी भर के ला रही हैं, अनेक प्रकार के जानवर, एक बीमार को खेत ले जा रहे हैं टांग के, वो भी है। अच्छा, ये बीमार को जो ले जा रहे हैं, हाँ। मैं आए दिन देख रही हूँ यहाँ की खबरें, मुरैना में खाट पर महिला गर्भवती है, महिला के डिलीवरी का टाइम है, क्योंकि रोड ही नहीं है, एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है। इस तरीके की आज भी देखने को मिल रही है व्यवस्था। कमी सबसे बड़ी ये है कि हमारी व्यवस्था में किसी को भी, हम, और इसके लिए मैं जनता को भी कहूँगी, समाज को भी कहूँगी, बिल्कुल ओनरशिप नहीं है। हाँ, कि भाई ये मेरा राज्य है, ये मेरा देश है, इसके लिए झंडा तो जरूर फैला देंगे, हाँ, है ना। लेकिन उसकी जो ये मेरा है और मुझे इसकी देखभाल करनी है, मुझे इसकी चिंता करनी है, बिल्कुल, मैं इसके लिए इसका ख्याल रखूं, हाँ, तो ये नहीं करेंगे। जो है ना, जहाँ भी ओनरशिप होती है कि ये मेरा है, मेरी जमीन है, तो वहाँ पर वो सिर्फ भारतीय रेल में दिख रही है। भारतीय रेल के पंखे गायब हो जाते हैं, आपकी अपनी रेल लिखा है। तो हमारे चैनल की टैगलाइन भी आपका अपना चैनल, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा कुछ हमारे साथ ना हो हम लोग। अच्छा, किताब पढ़ रही हैं आप? कुछ तो पढ़ रही हूँ अभी। साहित्य के परिवार से आती हैं, हाँ, खुलकर बात कीजिए। बिल्कुल। ठीक है। बापू की महिला ब्रिगेड, हाँ, ये बहुत अच्छी किताब है। पढ़ने लिखने का बहुत शौक है आपको, जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में। पढ़ने का तो है। अच्छा, आप तो रिटायरमेंट ले ली है, तो कोई किताब लिख रही हैं? ले नहीं लिया, दे दिया है। अच्छा, वरना हाँ, अभी मैं देख रही हूँ कि फोन पे लगी हुई हैं आप, कुछ ना कुछ जनता से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने का अपना इंडिविजुअल प्रयास है आप। हाँ। अब सिस्टम नहीं है, लेकिन आप खुद तो हो। हाँ। अच्छा, मैं बात कर रही थी किताब लिखेंगी, और अगर लिखेंगी तो क्या टाइटल उसका? तत्काल तो कुछ सोचा नहीं। घूमने फिरने का शौक रहा है? शौक नहीं है, पर घूमना पड़ता है मुझे। बहुत शौक नहीं है ऐसा कि मैं घूमने जाऊं। मैं जहाँ भी जाती हूँ तो घूमने से ज़्यादा मुझे किसी भी जगह की, जिसको मैं कहती हूँ कि वहाँ जाकर रहकर उस जगह को समझने की इच्छा होती है। बातों की तो धनी है आप। एक बात तो मुझे आपसे इतनी बातचीत करके समझ आ रही है, और शब्दों की भी बहुत धनी है। साहित्य कला के बैकग्राउंड से निकलकर पुलिस की नौकरी में आना मैसिव चेंज मानती है? मेरा ये मानना है कि सिविल सर्विसेज तो वही देगा ना जो पढ़ने में अच्छा होगा। हाँ, तो फिर इसमें क्या विरोधाभास है? ये अलग बात है कि जो लोग इसमें आ जाते हैं, सर पे ताज पहन लेते हैं, तो वो ताज इतना भारी होता है कि उनका ब्रेन पिचक जाता है। हाँ। है ना। लेकिन आपने बखूबी संभाला है। अगर मैं बात करूं, आपने नक्सलियों की जो फैक्ट्री थी, वो बहुत फेमस केस रहा है आपका, वो जो हिम्मत, कहीं भी उस दौरान कोई नर्वसनेस, कोई हिचक रही थी? तो मुझे मालूम था कि वो फैक्ट्री है, घातक है, पता चल गया। शुरू में नहीं था अंदाज़ा, बाद में पता चल गया। तो मुझे उत्सुकता बहुत थी, और मैं कह सकती हूँ कि एक्साइटमेंट बहुत था। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैं डीआईजी थी, मेरे एसपी थे अनंत कुमार सिंह, वो भी बहुत बुद्धिमान हैं, और उन्होंने और हमने मिल करके जो स्ट्रैटेजी बनाई थी वो बहुत अच्छी थी। और उसमें हमने अलग अलग, और हमने, वो भी बहुत हम्बल, विनयशील व्यक्ति हैं, तो हमने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल तक से
राय ली थी उसमें। एक वेब सीरीज़ आई थी और बहुत पसंद की थी लोगों ने, कहीं ना कहीं इसीलिए भी पसंद की थी क्योंकि जो यूपीएससी का स्ट्रगल कर रहे हैं ना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इत्तेफाक रख रहे हैं उस चीज़ से कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो रहे हैं, सेकेंड अटैम्प्ट में फ़ेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक निराशा आ जाती है। उन बच्चों के लिए कोई मैसेज? मेरा ये मानना है कि पहले भी यूपीएससी जो लोग देते थे वो देते चले जाते थे, और पहले तो 3 ही अटेम्प्ट होते थे हम लोग के ज़माने में, तो वो देते चले जाते थे और उसके बाद वो रुक जाता था काम। तो इससे होता क्या था कि जब तक अब जब आप फाइनली निराश होकर के, जब आप नहीं हो पाए और निराश होकर के रुक गए, उस वक्त आपको कुछ लगता है कि अब हाथ में कुछ नहीं है। हाँ। तो मेरा मानना है, और मैंने तो बहुत तैयारी इसलिए नहीं क्योंकि मैं शादीशुदा थी, बेटी थी, बेटा होने वाला था, तो मेरे पास ये मौका ही नहीं था कि मैं बहुत तैयारी कर पाती। ज़्यादातर पढ़ाई मैंने जितनी बन सकी घर संभालते संभालते इधर उधर पढ़ाई कर ली, मतलब कोने दुबक के कर ली। तो भी मैंने जेआरएफ का, अब उस ज़माने में नेट नहीं होता था, वो जेआरएफ का एग्ज़ाम आप दिया करते थे, तो मैंने अपना, चूँकि मेरा ये मानना है, मैं कहती हूँ कि अंग्रेज़ी मेरी मौसी है। अच्छा, है ना, मैथिली मेरी मातृभाषा है। हाँ। और हिंदी और अंग्रेजी मेरी मौसियाँ हैं। अच्छा। बांग्ला भी मेरी मौसी है। हाँ। तो बांग्ला थोड़ी दूर की मौसी है क्योंकि उतना बढ़िया से नहीं बोल पाती हूँ। अच्छा। लेकिन हिंदी अंग्रेजी मेरी मौसियाँ हैं। और मौसी तो बेटी माँ से ज़्यादा ख्याल रखती है ना अपने भांजी का, तो अंग्रेजी मेरा हमेशा ख्याल रखती रही, और इसलिए उसने मुझे जेआरएफ भी करवाया और यूपीएससी में भी पास करवाया, मात्र एक उसी के दम पर मैं यहाँ पर हूँ। तो आपने सारे, जो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, हाँ, है ना, आपके पास जो भी था, अगर एक ही टोकरी में बेचारा अंडा बेचने वाला अंडा डाल देगा, अगर वो टोकरी गिरी तो सारे अंडे गए। हाँ। तो 2-4 टोकरियों में रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये मेरा मानना है, जो आप एस्पायर करो, हाँ, यूपीएससी के लिए एस्पायर करना अच्छा है, ऑप्शन रखो, हमेशा ऑप्शन रखो। हमारे यहाँ बिहार में भी कई लोग ऐसे आपको दिखेंगे, ऐसे टिके हुए टाइप्स। क्या कर रहे हो बेटा आजकल? आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तो आईएएस वाईएएस करो थोड़ा, कहाँ हाँ, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, कहाँ जाता है? हाँ, हमारे समझ से जिसका सबसे अधिक महत्व होना चाहिए समाज में, वो शिक्षक है। अगर आप एक पर ही फोकस करोगे तो निराश होगे। अच्छा, पावर एंजॉय तो किया होगा? पावर बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। मैं आपको पावर के, मैंने इनफैक्ट इंटरव्यू में कहा, जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहती हो, तो मैंने कहा कि क्योंकि वहाँ पावर है। तो उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा ऐसे कोई बोल देता है क्या कि पावर है? हाँ। तो लेकिन एक ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, और मैं आज भी उस अर्थ को मानती हूँ जो मैंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि पावर का अर्थ है आपके माध्यम से लोगों को पावरफुल बनाना। पावर में और नार्सिसिज्म में अंतर करना चाहिए। आत्मलिप्ति है, मैं आत्मलिप्त होकर आनंद में रहूँ, मैं बड़े जलवे हैं मेरे, जिस दिन रिटायर हूँ उस दिन कोई पूछने ना आए। ठीक है, जिस दिन रिटायर हो उस दिन लोग जाके नारियल चढ़ाए कि भैया अच्छा हुआ ये गई। ठीक है। हाँ। मैं एक बात बता रही हूँ, लेकिन हम जब रिटायर हुए, उस 2 लोगों के आंखों में अगर आंसू आए और उन्होंने आके कहा कि दीदी अब हम कैसे क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, तो आपने अपने पावर को ट्रांसफर किया। खूब बात कही। आप जरूर किताब लिखिएगा, मजा आ जाएगा आपकी किताब पढ़कर। अच्छा सुनिए, आपको बोल दिया आप लिखिए, मैं पढ़ूंगी, मैं पाठक हूँ। आप ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, अब बहुत सारी लंबी लंबी बातें हो गई है, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट डालने की कोशिश की है। रैपिड फायर कोशिश कीजिएगा, जल्दी से दें, 1 लाइनर या 1 वर्ड? कोई बात नहीं, अरे कर लेंगे, देखते हैं। हाँ। बाबा नागार्जुन जी की फेवरेट कविता? अकाल और उसके बाद। ठीक है। माँ का लिखा हुआ कुछ ऐसा जिसने जिंदगी जीने में मदद की हो? भामती। ठीक है। 1 लैंग्वेज दैट यू विश टू लर्न, एक ऐसी भाषा जो आप सीखना चाहती हैं? फारसी। फारसी, ठीक है। मध्य प्रदेश या बिहार? मध्य प्रदेश। व्हाट इज लाइफ, एक शब्द में जिंदगी क्या है? एक शब्द में। मज़ा। मज़ा, जिंदगी मज़ा है। और क्योंकि अब जो ये सेगमेंट है, ये वैसे तो बातचीत करने का बहुत मन कर रहा है, ख़त्म होने के कगार पे है, तो बाहर जाके इसको वाइंड अप करते हैं फिर जी कुछ और सवालों के साथ। चलिए आ जाइए। करिष्ये वचनम तव। ऐसा अर्जुन ने कृष्ण जी को कहा। अच्छा, एक संदेश जो आप आज की महिलाओं को, बच्चियों को देना चाहेंगे? वो मेरा परमानेंट संदेश है, लोग कहेंगे कि एक ही बोलती है, लेकिन मैं वही बोलूँगी। हाँ बोलिए ना, पहली बार बोल रही हैं विस्तार से? तो विस्तार से बोलेंगे। विस्तार से नहीं बोलूँगी मैं, संक्षेप में ही है। तो फैज़ अहमद फैज़ की 2 लाइनें हैं। हाँ, मेरे को जो पता मैं है। लड़कियों को हमेशा कहती हूँ जी। तुम अपनी करनी कर गुजरो, हाँ, जो होगा देखा जाएगा।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। और ज़िंदगी में आपका क्या लाइफ मंत्र रहा है, लाइफ मंत्र ऑफ अनुराधा? हाँ, मेरा लाइफ मंत्र ये रहा है हाँ। कि जियो और जीने दो। रिश्तेदारों को कहते हैं रिश्तेदार ही हैं पूरा दुनिया। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्र में बहुत छोटी हूँ आपसे, अनुभव उम्र की क्या कमी होता है, लेकिन एजिज्म आज के ज़माने में एजिज्म करना इज़ नॉट इन फैशन। हाँ, हाँ, एजिज्म नहीं करना चाहिए, जैसे रेसिज्म नहीं करना चाहिए वैसे एजिज्म भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बुरा मान गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको तो मैं छोटा समझ करके और कम तक क्यों समझूं? सही बात है। तो ये भी तो एजिज्म होगा कि मैं समझूं कि आप छोटी, आपको क्या पता है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं ये मानती हूँ कि आप और मैं बिल्कुल बराबर हैं। आपके ब्रेन का वजन मेरे ब्रेन का वजन एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। बहुत अच्छे विचारों की धनी है। ये थी हमारे साथ अनुराधा शंकर जी, और खुल के बातचीत की इन्होंने। आमतौर पर खुल के ही बातचीत करती है, लेकिन हमने और ज़्यादा कोशिश की है कि थोड़े विस्तार से इनको जान पाएँ। और फ़िलहाल के लिए नारी शक्ति में इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड्स में और तमाम ऐसी ही शख्सियत से मिलेंगे। धन्यवाद।